कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानकारी लेते हैं प्रमुख कृषि समाचारों की। किसान भाइयों, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ यानी NBRI ने धान की एक ऐसी प्रजाति विकसित की है जो पानी से आर्सेनिक नहीं सोखेगी। इस चावल को खाने वाले लोग आर्सेनिक के दुष्प्रभाव से बच सकेंगे। धान की प्रजाति का नाम है मुक्तोश्री। इसे तैयार करने में 7 साल का लंबा वक्त लगा है। NBRI के वैज्ञानिकों ने धान की फसल में जीन को मॉडिफाई करके मुक्तोश्री नामक प्रजाति को विकसित किया है। मुक्तोश्री पानी में से सभी पोषक तत्व, जिंक, आयरन आदि को सोख लेता है, लेकिन आर्सेनिक जैसी हैवी मेटल को नहीं सोखता। हमारे प्रदेश के कई पूर्वी जिलों जैसे बहराइच और बलिया के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक है। इन जिलों के लिए धान की यह प्रजाति वरदान साबित होगी। किसानों के खेतों से गायब हो रहे मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, काकून आदि की पैदावार बढ़ाई जाएगी और इसे रोज़मर्रा के खाने पीने में इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूट्रीफॉर्म नाम से भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा चलाई जा रही है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 9 जिलों में न्यूट्रीफॉर्म योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड अब अच्छी नस्ल वाली गाय भैंसों की फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग की एक तकनीक तैयार करेगा। इस योजना के तहत अब पशुओं की जानकारी ऑनलाइन रहेगी। इसके लिए पशुओं की अच्छी नस्ल को एक टैग नंबर दिया जाएगा। इस टैग नंबर को क्लिक करने के बाद उस पशु की वंशावली, दूध देने की मात्रा और उसकी सेहत आदि के बारे में जानकारी ली जा सकेगी। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के मुताबिक गाय भैंसों की 30 से 15 लीटर रोजाना दूध देने वाले उन्नत नस्ल के पशुओं को इस योजना में रखने का मानक तय किया गया है। टैग नंबर आवंटित किए पशुओं की नियमित देखरेख, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, सेहत आदि की जिम्मेदारी संबंधित संस्था को दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह जिम्मेदारी बोर्ड खुद संभाल रहा है, जबकि पूर्वांचल में यह जिम्मेदारी सेंट्रल एनिमल ब्रीडिंग संस्थान संभाल रहा है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्ता युक्त स्पर्म की उपलब्धता के लिए विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से डेनमार्क से 80 सांडों का आयात भी किया जा रहा है। योजना के शुरुआती चरण में 1 लाख मवेशियों को टैग नंबर दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने धान और लेवी खरीद की समय सारणी बना ली है। खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव ने खाद्य विभाग सहित सभी सरकारी खरीद एजेंसियों को 20 सितंबर तक खरीद केंद्रों का चयन और 30 सितंबर तक धान और लेवी चावल खरीद की सारी तैयारी पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया है। इसके अलावा सभी जिलों में प्रभारी अधिकारी की तैनाती, आवश्यक ब्यौरों और धनराशि की व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 62 जिलों के 403 विकास खंडों के पिछड़ेपन को देखते हुए मनरेगा के बजट की वृद्धि की है। प्रदेश के शेष 13 जिलों में पूर्ववत बजट मिलता रहेगा। भारत सरकार ने इन पिछड़े विकास खंडों के परिवारों को अति वंचित श्रेणी में रखा है। उत्तर प्रदेश में नेपाल की नदियों से आए पानी ने कई जिलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती जैसे ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। इस समय प्रदेश के 21 ज़िले बाढ़ की चुनौती का सामना कर रहे हैं। किसान भाइयों, तो ये थे आज के कुछ प्रमुख कृषि समाचार। अब आइए जानकारी लेते हैं खेती बाड़ी की कुछ समसामयिक बातों की। किसान भाइयों, धान के खेत को खरपतवार से मुक्त रखें ताकि फसल में कीट व्याधियों को रोका जा सके और पौधों को समुचित पोषण और पोषक तत्व मिल सकें। धान की फसल को खैरा रोग की रोकथाम के लिए 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 20 किलोग्राम यूरिया अथवा 2.5 किलोग्राम बुझे चूने को 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। धान की फसल को भूरे फुदके से बचाव के लिए खेत से पानी निकाल दें और नीम ऑयल 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मक्के की फसल में नर मंजरी निकलने
और दूधिया अवस्था के समय यदि बारिश न हुई हो और खेत में पानी की कमी हो तो सिंचाई की व्यवस्था करें। गन्ने की फसल में इस समय कई तरह के छेद करने वाले कीटों से जैविक विधि से बचाव के लिए अंड परजीवी ट्राइकोगामा कॉर्ड्स को गन्ने की फसल में बांधें। इसके लिए 50,000 प्रौढ़ परजीवी 15 दिन के अंतराल पर दोबारा बांधें। खेतीबाड़ी और पशुपालन की इन समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताज़ा औसत भाव की। चावल कासगंज मंडी में 2,050 रुपये, डिवाई मंडी में 2,040 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 2,010 और सहारनपुर मंडी में 2,170 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। मक्का कासगंज मंडी में रुपये 1,225, डिवाई मंडी में 1,200 रुपये और सहारनपुर मंडी में 1,360 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। किसान भाइयों, तिलहन में सरसों कासगंज मंडी में 3,170 रुपये, डिवाई मंडी में 3,125 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 3,240 रुपये और सहारनपुर मंडी में 3,300 रुपये प्रति क्विंटल भाव रहा। गुड़ का भाव कासगंज मंडी में 3,165 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 3,120 रुपये और सहारनपुर मंडी में 2,950 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिका। अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ सब्जियों के मंडी भाव की। आलू कासगंज मंडी में 1,660 रुपये, डिवाई मंडी में 1,600 रुपये और सहारनपुर मंडी में 1,760 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। प्याज कासगंज मंडी में 1,510 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 1,500 और सहारनपुर मंडी में 1,560 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर कासगंज मंडी में 2,470 रुपये, डिवाई मंडी में 2,400 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 2,200 रुपये और सहारनपुर मंडी में 1,925 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। भिंडी कासगंज मंडी में 530 रुपये, डिवाई मंडी में 1,125 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 970 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। लौकी कासगंज मंडी में 600 रुपये, डिवाई मंडी में 550 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 690 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। कद्दू कासगंज मंडी में 640 रुपये, डिवाई मंडी में 550 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 560 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। बैगन कासगंज मंडी में 730 रुपये, डिवाई मंडी में 625 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 710 रुपये और सहारनपुर मंडी में 800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहा। सेब डिवाई मंडी में 4,500 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 3,930 रुपये और सहारनपुर मंडी में 4,480 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। केला कासगंज मंडी में 1,625 रुपये, डिवाई मंडी में 1,550 रुपये, खैरागढ़ मंडी में 2,410 रुपये और सहारनपुर मंडी में 1,680 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिका। किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा,
अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि खेती वो जो खड़ा रखावे, सूनी खेती हरि ना खावे। बात बिल्कुल सीधी सी है कि खेती किसानी में हमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता होती है। जहाँ हमने लापरवाही बरती, वहाँ हमें लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। और खेती किसानी में अगर हम अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वैज्ञानिक विधि से ही खेती करनी चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं टिश्यू कल्चर द्वारा केले की खेती। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं बायोटेक पार्क लखनऊ के बागवानी अधिकारी आरपी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये टिश्यू कल्चर है क्या, क्या अभिप्राय है इसका? हाँ, टिश्यू कल्चर एक प्रणाली है। ये अत्यधिक नियंत्रित कंडीशन में रोग रहित अवस्था में एक प्रकनली में निर्मित पौधों को हम टिश्यू कल्चर प्रणाली कहते हैं। अच्छा, यानी प्रयोगशाला में हम पौध बनाते हैं। प्रकनली में बनाते हैं। जी जी। हाँ। इससे ये है रोग रहित का मतलब यह है कि इसमें जो पौधा तैयार होगा वो रोग रहित होगा। और केले में अधिकतर फफूंदी, बैक्टीरिया और वायरस लगते हैं। जो टिश्यू कल्चर प्रणाली से जो पौधा निर्मित होगा उसमें ये तीनों चीज नहीं होंगी। जी, ये हमारे किसान भाई टिश्यू कल्चर द्वारा केले की खेती क्यों करें? टिश्यू कल्चर प्रणाली में हमको ये 14 महीने की फसल होती है और करीब करीब 2 लाख रुपए पर एकड़ इनकम होती है। तो और 2.5 साल में हमको यार करीब 4 लाख इनकम हो जाएगी जी। जो एक बहुत ही बढ़िया इनकम का, आमदनी का हमारे किसान भाइयों का साधन है। टिश्यू कल्चर से हमारे किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो उनकी खेती किस तरह की जलवायु होनी चाहिए? टिश्यू कल्चर केले की खेती के लिए जो सबसे पहले हम भूमि की बात करते हैं, मिट्टी की, वो बलुई दोमट होनी चाहिए। और केले के लिए जो अच्छी जलवायु होती है, हम हमेशा अपने किसानों को, मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक 2 बारिश ना हो जाए तब तक केला नहीं लगाना चाहिए, भले ही आपके पास में पंपिंग सेट हो। उसका वजह यह है, उसका कारण यह है कि इसके लिए अच्छी हमको जो है नमी की जरूरत पड़ती है, जिसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। केला महाराष्ट्र में क्यों अच्छा होता है? वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो जब जुलाई में 1-2 बारिश के बाद में अच्छी जलवायु वो हो जाती है, आर्द्रता आ जाती है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, तब केला बहुत अच्छा चलेगा। तो इसमें 65-70 के करीब यह जलवायु वो आर्द्रता होना जरूरी है, % होना जरूरी है, तभी अच्छा केला चलेगा। तो हमें खेत की किस तरह से तैयारी करनी चाहिए अगर हम पौध लगाना चाहते हैं टिश्यू कल्चर द्वारा?
टिश्यू कल्चर पौधे लगाने के लिए, केला पौधे लगाने के लिए सबसे पहले हमको खेत की अच्छी जुताई करनी चाहिए और जून मई कर देना चाहिए, ताकि जितने भी उसमें वह रोगाणु हैं वो ख़त्म हो जाएं, वो समाप्त हो जाएं तापक्रम की वजह से। और उसके बाद में हम उसमें गड्ढे खोदें। केला जो रोपण किया जाता है वो पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट और लाइन से लाइन की दूरी पर 6 फीट होती है। गड्ढा जो खुदता है इसमें 1 गुणा 1 का खुदता है, जिससे कि पौधा अच्छा चलेगा। और सबसे पहले हम केले की खेती के लिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसानों के अधिकतर हमारे किसान क्या करते हैं कि केले खेती तो करते हैं, लेकिन उनका जो वो होता है खाद होता है वो ऐसी जगह पर होता है जहाँ पानी भर जाता है, तो वो कहते हैं कि हम उसमें अक्टूबर नवंबर में खाद डालेंगे। ये उनका यह अच्छी बात नहीं, अच्छी उपज नहीं होगी। इसलिए केले की खेती के लिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट होना जरूरी है। यानी जैविक खादों का हमें अधिक प्रयोग करना चाहिए रासायनिक खादों के स्थान पर, अगर हम अधिक लाभ प्राप्त करना अधिक लाभ लेना चाहते हैं। हमारे किसान भाई अधिकतर क्या करते हैं, यूरिया DAP पहले डाल देते हैं, जिससे कि काफ़ी पौधे उनके जो है मोर्टलिटी हो जाती है और उससे कितना हानि होती है ये बात सोचने की है। मैं अपने किसान भाइयों से यहाँ अपील करना चाहता हूँ कि अगर वो केले के पौधे ले गए और एक बार उन्होंने रोपण कर दिया, उसके बाद में उनके कुछ पौधे मान लिए 50, 100, 200 मोर्टलिटी हो गया, तो उसके लिए उतना उनको भाड़ा खर्च करना पड़ेगा, उतनी दिक्कत होगी। इसलिए मैं एक सुझाव देता हूँ कि वो जो है जैविक तरीके से खेती करें। उसका तरीका यह है कि गोबर की खाद लें, उसमें 1 एकड़ के लिए कम से कम 3 किलो ट्राइकोडर्मा और 6 किलो PSB और 4 किलो पोटास उसमें डाल दें और उसको जो है काफ़ी मिक्स करके रख दें कम से कम, और उस गोबर खाद को किसी पन्नी से ढक के रख दें, ताकि उसमें काफ़ी सारे जो है बैक्टीरिया पैदा हो जाएं और उसकी उर्वरक शक्ति काफ़ी ज़्यादा हो जाए जी। उसको फिर अपने उसमें गड्ढे में मिट्टी मिलाकर डाल दें और पूरा लेबल कर दें। जब पौधा ले जाएं, उस पौधे को झिल्ली को ब्लेड से काटें, रेजर से काटें और उतना ही गड्ढा खोदें जो उसमें रोपण कर दें। पहली बार जब पौधा रोपण कर रहे हैं तो उसमें बहाव के तरीके से फ्लड के सिस्टम से पानी ना दें, बल्कि धीरे धीरे किसी जग वगैरह से पानी दें। ये विधि से जो बहुत अच्छा होगा। अगर हम पहले फ्लड सिस्टम उसमें अप्लाई कर दिया तो पौधे की मोर्टलिटी होने की काफ़ी जो है चांस हो जाते हैं जी। शर्मा जी, 1 एकड़ में कितनी पौध हमें लगानी चाहिए? 1 एकड़ में हमारे 1250 पौधे लगते हैं जी जी। लेकिन हमारे जो किसान भाई टिश्यू कल्चर से खेती करना चाहते हैं केले की, तो उनके लिए पौध मिलेगी कहाँ से? इस कार्य के लिए बायोटेक पार्क उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी प्रयोगशाला है और हमारी कैपेसिटी करीब 20 लाख पौधे तैयार करने की है। हम अपने किसान भाइयों को जब चाहे हमसे पौधा ले सकते हैं और अच्छी बात है कि वो पहले पौधा बुक करा दें। हमने इस क्षेत्र में काफ़ी आगे कार्य किया है। हम अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि आप उनको हर जिले में कई सारे किसानों को हमने तकनीकी जानकारी दी और उनको नेट हाउस राज्य सरकार ने दे दिया। हमने उनको छोटे पौधे दिए जिसको कहते हैं नेट पॉट। वो पौधा हमसे ले गए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से हमको गोरखपुर पौधा ले जाना है और 8,000 पौधा ले जाना है, तो हमको कम से 15,000 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा। आप बायोटेक पार्क में आ जाइए, हमसे छोटे पौधे ले लीजिए और 8,000 पौधे जो है 3-4 गत्ते के डब्बे में आ जाएंगे और वो उसको ले जाएं और वहाँ रोपण करें। भाड़ा भी बचेगा उनका और बढ़िया। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो करीब 5-5.5 रुपये का हम उनको पौधा यहाँ दे देंगे बायोटेक पार्क में। नेट हाउस में उसको रोपण करें, 1.5 महीने बाद वो पौधे की कीमत 14 रुपये हो जाएगी। हमारे कुछ किसानों ने 10 करीब किसानों ने इसमें इतना लाभ किया कि लाखों रुपए अर्जित किया। उन्होंने 2-2 लाख, 50,000, 1 लाख हमसे पौधा ले लिया और उनको विकसित किया और अपने आप भी लगाया, अपने भाइयों को भी दिया और रिश्तेदारों को भी दिया और बेच भी दिया। तो उनकी कितनी आमदनी हुई। कोई भी ऐसी तकनीकी जानकारी नहीं
है जो कि जो है 2 महीने में हमको कई लाख रुपए दे दे। हमने ये अपने किसानों को जो है तकनीकी जानकारी दी और उनको लाभकारी योजना के बारे में अवगत कराया। जी अच्छा, हमारी ये फसल टिश्यू कल्चर द्वारा केले की कितने समय में तैयार हो जाती है? ये 10 महीने में 10-10.5 महीने में फूल आ जाता है इसमें, और 14 महीने की कुल फसल होती है। जी शर्मा जी, जो हमारे किसान भाई समय से रोपण कर चुके हैं केले का, तो इस समय उनकी फसल की क्या स्थिति है और किस तरह के कार्य करने हैं उनको? जो हमारे किसान भाई पौधा रोपण कर चुके हैं उनका करीब 1-1.5 फीट का पौधा हो गया होगा। उसमें देखिए, केले में एक बात हर किसान भाई मान के चले कि केला को हर 2 महीने में उर्वरक चाहिए, उसको खाद चाहिए। अगर हमने उसमें ढलाई की तो पैदावार कम हो जाएगी। इसलिए हम एक चार्ट देते हैं अपने जो किसान हमारे भाई हमारे ले जाते हैं कि हर 2 महीने में उसको खाद देना होगा और दीजिए। और इसकी कोई ज़्यादा लागत नहीं आती। पूरे पौधे की कीमत और गड्ढे की खुदाई सब कुछ लगाने के बाद, निकाई गुड़ाई सिंचाई सब लगाने के बाद में एक पौधे में लगभग 70-75 रुपए का 14 महीने में खर्च आता है। जबकि आमदनी एक पौधे से हमारे 200-250 रुपए हो जाती है। तो इसमें उनको कोई वो नहीं दिक्कत नहीं है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद में उनको फिर भी 1 एकड़ में 2 लाख रुपए की नेट प्रॉफिट होना ही होना है। शर्मा जी, आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी हमारे किसान बहन भाइयों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।